आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं हाथरस एक्सक्लूसिव। पीड़िता का पूरा परिवार हमारी संवाददाता मौसमी सिंह के साथ है। ओवर टू यू मौसमी। पूछता है आज तक हाथरस का सच कब तक। जी हाँ, ग्राउंड जीरो से आज तक लगातार रिपोर्ट आपको दिखा रहा है, एक के बाद एक, हर दिन हर पल हम हाथरस के इस पीड़िता के परिवार के साथ खड़े हुए हैं। ये वो वक्त है जब उनकी माँ, उनकी भाभी, उनके भाई और उनके पिता लगातार एक खौफ के साए में जी रहे हैं। वो खौफ का साया जो उनको इस त्रासदी के बाद तोहफे के तौर पर मिला है। जातिगत राजनीति में पूरा बटा हुआ है हाथरस, और आज इस घर में, इस गरीब की कुटिया में वो चिरैया तो नहीं है जो आंगन में ची ची करती थी। वो चिरैया नहीं है, वो आंगन से उड़ गई है और आज अकेले ये परिवार अपनी परेशानियों से जूझ रहा है। खुद बात करते हैं इस परिवार से और उनसे पूछते हैं, क्योंकि आज तक लगातार डटा हुआ है और उनके साथ इस मुश्किल की घड़ी में है। भैया आप बताइए, आपकी बहन चली गई, उसके बाद से किस तरह का खौफ है? अब आप लोग को अपनी सुरक्षा का डर है? जी, हमें अपनी सुरक्षा का डर है। हमें बहुत ज़्यादा वहम हो रहा है, क्योंकि अब हमें अब तो और ज़्यादा डर लग रहा है। हम चाहते हैं कि अब सेफ जगह पहुंचे तो सही रहेगा। जी, किस तरह का डर है चाचा आपको? लगातार जो है एक के बाद एक तमाम पार्टियां आ रही हैं, नेता आ रहे हैं, आपको लगता है कि इस संकट की घड़ी में कोई खड़ा है आपके साथ? किस तरह का अपने परिवार की, अपनी बेटियों की, अपनी बहू की सुरक्षा का? बहुत ज़्यादा का कहते हैं डर दहशत को मामला है जी। मान लो कि हम तो कुछ बोल ही ना पा रहे, इतनी मतलब एक तो बेटी की बहुत बड़ा कष्ट है और हम क्या इस चीज़ को बता सकते हैं। बेटी को बहुत बड़ा का कहते हैं दुख है, जो कि हमारी आंखों के सामने आज कुछ नहीं, मतलब कुछ ना आती है। जरा उस बाप का दर्द समझिए जो अपनी जवान बेटी को इस तरह से खो चुका है। वो बेटी जो घर का उजियारा थी, वो बेटी जो किसी बेटे से कम नहीं थी, वो एक बेटी थी। और उस माँ से पूछते हैं उस माँ का दर्द, क्योंकि माँ लगातार ये कह रही हैं कि अस्थियों अंतिम संस्कार करने की भी जो है हमको नसीब नहीं हुआ कि हम उसकी अंत्येष्टि ठीक से कर पाए। ये बताइए माता जी, क्या कहना चाहेंगी आप? किस तरह की सुरक्षा आपको चाहिए? को सुरक्षा चाहिए। मेरी लड़की को नहीं देखने मिला, क्या कह सकती हूँ। भाभी भी हैं हमारे साथ और लगातार बदहवास इसी हालात में ये तमाम नेता जो लगातार टाइम टेबल और शेड्यूल के साथ आ रहे हैं यहाँ पे और कार्यकर्ताओं के साथ आ रहे हैं, इन लोग से मिल रहे हैं। खाने की सुध नहीं है, कुछ आराम की सुध नहीं है, बिल्कुल इस तरह से है। क्या मांग करती हैं आप सुरक्षा की? हाँ मैम, हम लोग सुरक्षा के लिए मांग कर रहे हैं। क्या डर है किसी बात? किस बात का डर है? प्रशासन है आपके साथ? डर है अपनी सुरक्षा के लिए, कुछ सिक्योरिटी चाहिए हम लोगों को। आपको लगता है कि अगर मीडिया यहाँ से चली जाएगी और जब ये सुर्खियों में नहीं रहेगा तो आप लोग को जान का खतरा है? किस तरह का खतरा? जी हाँ, जान का खतरा बना। जब तक आप लोग हैं, जब तक तो हमारी थोड़ी हिम्मत है। और आप लोग तो चले जाएंगे, फिर पता नहीं क्या होगा हमारा, हमें कुछ पता नहीं है। बस डर। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि यहाँ का जो माहौल है उस हिसाब से देख रहे हैं, क्योंकि सभी लोग एकत्रित हो गए। हमें ऐसा कुछ महसूस हो रहा है कि हमारे जान के लिए बहुत ज़्यादा वो है। और पुलिस प्रशासन तो लगातार बना हुआ है। शकील दिखाइए, तमाम जो परिवार की महिलाएं हैं वो पीछे बैठी हुई हैं। आपको बता दें कि तीन चार परिवार हैं इस बूलगढ़ी गांव में जो कि दलित परिवार हैं, और वो सब एकजुट हैं। पर उनको डर है कि लगातार जिस तरह से धमकियां मिल रही हैं आपको? हाँ, कुछ न कुछ बोलते हैं कि बच्चों को का कहते मार देंगे। बेटी को तो मार ही दिया उन लोगों ने। हाँ। अब ये सोच रहे हैं कि क्या कहते हैं, हमें तो क्या कहते हैं, न तो हमें बेटी को दिखाया, न क्या कहते कुछ नहीं किया। अब इससे ज़्यादा और क्या है सकते हैं। लाइट समय पे भी हमें हमारी बेटी को दर्शन नहीं है पाए।
क्या वायु श्रेणी की सुरक्षा की मांग आप करते हैं? क्योंकि चंद्रशेखर आजाद आए थे, उन्होंने बोला कि आपको वायु श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए वरना आप उनके घर जाएंगे रहने के लिए। हाँ, हमने बोल दी उनसे कि क्या कहते हम अगर नहीं तो क्या कहते हम चले जाएंगे यहाँ से। जी हाँ, बोलिए हमने कि वायुसेना के जो बोल रहे हैं सिक्योरिटी के लिए, थोड़ा बोलिएगा। हमने बोला है उनसे, बोल रहे हैं कि वायुसेना वाली जो सिक्योरिटी है उसको हमारे साथ करें या फिर यहाँ कहीं से यहाँ से ले चलें। हम तो बस ये चाहते हैं, हमने अपने जान बचानी हमें, क्योंकि यहाँ पर ऐसी बात आ रही है कि सीबीआई जांच से क्या आप संतुष्ट हैं? जो सीबीआई की जांच की मांग की है उससे आप संतुष्ट हैं? क्या लोगों समझ ने तो में आता बोला। आपको सीबीआई क्या होती है? नहीं मैम, हम लोगों ने नहीं बोला ये सब। क्या चाहती हैं आप? जो भी न्याय होना चाहिए अच्छे से, और कुछ भी नहीं चाहिए। आपको लगता है प्रशासन आपके साथ नाइंसाफी जो हुई है, क्या उसकी सजा डीएम को मिलनी चाहिए? जिस तरह से अभी तक डीएम का तबादला नहीं हुआ, डीएम पे कई अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं हुई, तो रात के 2:30 बजे 2:30 बजे उनका शव जलाया गया, उसके बाद आपको लगता है कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए थी? कार्रवाई तो होनी चाहिए, क्योंकि उनकी मौजूदगी में सब काम हुआ है। क्योंकि उन्होंने ये नहीं जाना कि भाई किसी की बेटी है, भाई इसको एक बार मुंह तो देखने दो। उन्होंने अब पता नहीं क्यों इतना ऐसा करा कि जो किसी के हाथ की बच्ची अपने आप ही झोंक दी, उसने जलाकर आग कर दी। ऐसे लावारिस क्या कहते लाश को जला देते हैं, ऐसे क्या कहते उन लोगों ने जला दिया। ऐसे क्या जल्दी हो रही थी? किसी अधिकारी का वो ऐसी शासन प्रशासन को ऐसी क्या जल्दी थी कि उन्होंने हमारे बिना बताए अंतिम संस्कार कर दिया हमारी बहन का? क्यों करा ऐसा उन्होंने? 2 घंटे की बात ही तो थी, 2 घंटे में सूर्य निकल आता। क्या बोल रहे हैं भाई साहब? वो 2 घंटे की बात ही तो थी, 2 घंटे बाद अगर सूर्य निकल आता, उसके बाद हम लोग बोले कि सुबह ही हम लोग अपने हिंदू रीति रिवाज के साथ हम अपनी बहन को विदाई करेंगे, पर ये सब उन्होंने नहीं माना और ले जाके उन्होंने जला डाला उनको। नहीं, क्योंकि पूरा देश स्तब्ध है और पूरे देश को यकीन नहीं हो रहा है कि रात के 2:30 बजे इस तरह से आपके साथ हुआ। क्या हुआ था उस रात को? सब जानना चाहते हैं कि आखिर उस रात को हुआ क्या, क्योंकि आपको पता चला था कि वो इस दुनिया में नहीं रही। उसके बाद दिल्ली से शव लाया गया, उसके बाद भैया आप बताइए सबको, आप बताइए क्या हुआ आपके साथ? जो डेड बॉडी जो आई है बहन की, वो हमें बताया भी नहीं कि कब आई है कब नहीं आई है, और ये जी नहीं पता नहीं चला वो कब आ गई है यहाँ पर। और इन लोगों को तो करीब रात के 9 बजे पता पड़ा है, भाई को और पापा को, क्योंकि ये लोग वहीं पे थे कि ऐसे ऐसे आपकी जो डेड बॉडी है वो हाथरस पहुंच चुकी है। फिर वहीं से दिल्ली पुलिस की गाड़ी जो ब्लैक कलर है स्कॉर्पियो, उनको कुछ वहाँ के अधिकारी थे और एक यहाँ के अधिकारी थे, वो पापा के साथ में ये लोग आए हैं वहाँ पर, और पापा को सीधे शमशान घाट पर के रास्ते पे ले आके खड़ा करा, बोला कि आपको अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करना है अभी। अब आप बताइए, जब आपको शमशान घाट लेके गए उसके बाद क्या हुआ? आपको क्या बोला? आपने बोला कि मेरे परिवार को आने दो, मेरी बीवी को आने दो, उसकी माँ को तो देखने दो, कुछ ऐसा किया? हम लोगों ने बोली। क्या बोला था आपने? बताइए। हाँ, आप बताइए। हमने बोला था उन्हें कि हमारे जो परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, वो रुके पड़े हैं और हमारी बहन का वो अंतिम मतलब बार उनका एक बार डेड बॉडी देखना चाहेंगे वो। और हमने बोला उनसे कि हमारी जो हिंदू रीति रिवाज से हम जो सुबह अंतिम संस्कार करेंगे। तो क्या बोला आपको प्रशासन ने? प्रशासन ने कुछ नहीं बोला, ये कह रहे कि ऐसा नहीं है कि आपको अभी लगानी पड़ेगी, आपको कितना ऐसा नहीं है कि आप हमारे डीएम साहब कह रहे कि हमारे रीति रिवाज में हमारे तो पता नहीं अपने यहाँ की कहानी बताने लग गए, हमारे यहाँ तो रात को ही लगा दी थी। डीएम साहब थे उस समय? डीएम साहब ने बोला आपको ये बात? सारे अधिकारी थे वहाँ मौजूद थे, सारे अधिकारी थे मौजूद। कितनी देर तक ये चलता रहा? कितने घंटे तक रात को ये चलता रहा जब आप बोलते रहे कि नहीं करिए, ऐसा मत करिए आप? वहाँ करीब 1.5-2 घंटे हमने पूछा उन्होंने, और क्या नाम, हमने बोला कि हम जब तक उनकी माँ बताना चाहती हैं। उनकी माँ, जाहिर है एक माँ के लिए जिंदगी भर के लिए ये एक ऐसी दर्दनाक घटना है। पहले तो ये त्रासदी और उसके बाद ये जो घटना हुई वो कभी नहीं भूल पाएंगी। क्या हुआ आपको? कितनी देर तक ये सब चलता है? 12-1 बजे तक चलता रहा। 2-2:30 बजे बज गए तो वो एक ऐसा है कि अपनी लड़की को मतलब वो कर दो, चलो सब लोग। तो हमने कि हम नहीं जा रहे,
तो हम नहीं जा रहे। मैंने यहाँ हमारी बॉडी हमारी लड़की के यहाँ लेके आओ, कि यहाँ नहीं, वहीं आपको चलना पड़ेगा। तो मेरी नंद ये सब पहुँचे, आप लोग थे कब आए? आप लोग को बताइए, सब लोग बताइए। जब शमशान घाट को बॉडी को लेके जा रहे थे, जब मेरे भाई वहीं खड़े कर रखे थे, वहाँ सारी चीजें इकट्ठी कर रखी थी, जलाने को लकड़ी, सब कंडे, सारी चीजें, कफन है, सब चीजें चरावे के लिए रख रखी थी। कट्टिया में तेल हो को क्या हो हमें नहीं पता। जब हमको जब पता लगी कि बच्ची को भी लेके जा रहे हैं, तो हम यहाँ से भाग के शमशान आधे पे पहुँच गए। तो आप लोग यहाँ से भागे? कितना दूर है शमशान? आधी रात को भागे आप? किसने बताया आपको? बच्चों ने बताया कि बुआ जी वो शमशान घाट दीदी को लेके चले गए। मैंने ऐसे कैसे लेके चले गए? हमारे प्यारे प्रेमी परिवारी सब लोग यहाँ बैठे हैं बच्ची को मुंह देखने के लिए। आप ऐसे कैसे क्या कर रही हो? ये कम से कम डेड बॉडी आती है तो घर पे आती है, घर से विदाई करते हैं बच्ची को, सबकी करते हैं। हमारे जो हिंदुस्तान में जो सबको, तो ऐसे ही करेंगे हम। तो आप लोग वहाँ पहुँचे? फिर हम पहुंच गए तो हमने अपनी बच्ची के लिए गाड़ी के सामने खड़े हो गए, लौट भी गए, झोली में भीख भी मांग रहे, हाथ भी जोड़ रहे, पैर भी पकड़ रहे, पर कोई किसी के तरह की कोई दया नहीं आई कि लोग क्या कर रहे हैं। कोई दया नहीं आई, कोई दया नहीं आई। आज तक वहाँ पे था, वो तस्वीरें दिखा रहा था कि कैसे उनकी माँ बिलक बिलक के रो रही है कि मेरी बेटी को मुझे सौंप दो। और उसके बाद डीएम ने तरह तरह की बातें आप लोग को की कि क्या कौनी छिल गई, पूरी लेडीज पुलिस ने और जेंट्सों ने फेंक दिया मुझे, 4-5 जनों ने, कई मेरी बहन फेंक दी, बुआ फेंक दी, भाभी फेंक दी, सब लोग फेंक दिए। जब एकदम से गाड़ी निकाली तो पान निकल गए। और उसके बाद मरगट में ले गए। हाँ, लगा दी चिता हमने। आप लोग देख पाए? आखिरी झलक देख पाए? नहीं, झलक देख पाए अपनी? नहीं, कुछ बच्ची को किसी ने नहीं ये कैसा इंसाफ है? ये कैसा इंसाफ है? एक झलक अपनी बिटिया की, अपनी चिरैया की ये लोग देख नहीं पाए और उसको चिता लगा दी। क्या कहेंगे आप वहाँ पहुँची थी शमशान? नहीं, मैं हम लोग कोई भी नहीं। क्या आपको खबर लगी? आप क्या कर रही थी उस समय? क्या खबर लगी आपको? हम लोग यहीं पे थे। हम लोगों को जब मारपीट की है ना, तो हम लोग सब यहीं पे बैठ गए हैं। सब हम लोगों ने सोचा कि हम लोगों को बिना इजाजत के जो लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, मगर उन लोगों ने तो ले जाके वहाँ सब कुछ कर दिया। सब कुछ कर दिया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता में ये पाठ पढ़ाए जाते हैं। पर आज 21वीं सदी के भारत में ये जरा देखिए आप, ये दर्दनाक घटना और ये त्रासदी आज तक इनके साथ खड़ा है और यही खड़ा रहेगा जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलता। और यही हम लोग बार बार पूछ रहे हैं कि हाथरस की सच का सच कब तक? और जानिए जरा कि ये बर्बरता इनकी यही नहीं खत्म हुई। लगातार जिस तरह से शव को जलाया गया, उसके बाद अब ये परिवार खौफ के साए में है। सीमा खुशवाहा उनसे बात कर रही थी, जो कि वकील रही हैं निर्भया की। उनसे जल्दी एक सवाल लेते हैं। सीमा, कैसे कानून को दरकिनार किया गया है? इस तरह से जो बर्बरता, असंवेदनहीनता प्रशासन ने दिखाई, क्या कहेंगी आप? किस तरह से मामले को, केस को ढीला करने की कोशिश की? देखिए, कल जब एक चैनल पर लाइव चल रहा था, दिखाया जा रहा था कि वो कैन जो है वो पड़ी हुई है। हमारे भारतीय संस्कृति की जब बात होती है कि किसी का भी दाह संस्कार, जब अंतिम संस्कार किया जाता है, लोग वहां पर घी डाल करके उस चिता को मुखाग्नि देते हैं। आप लोग केरोसिन डाल करके, या तो बेटियां हमारे देश के अंदर एसिड फेंक करके जलाई जाती हैं, और जब किसी बेटी का इस तरीके से मर्डर किया गया, उसके साथ दरिंदगी की गई, और उस बेटी को आप केरोसिन, मिट्टी का तेल डाल करके जला रहे। और वो हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रूफ है, ये रखा हुआ है। सजा होनी चाहिए इसके लिए, अफसरों पर भी गाज गिरनी चाहिए, सिर्फ सस्पेंशन नहीं। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल नहीं। बर्मा कमेटी की जो रिकमेंडेशन 2013 में आई निर्भया केस के बाद, उसमें यही प्रोविजंस हैं, यही रिकमेंडेशंस हैं कि अगर कोई भी ऑफिसर जो ऑन ड्यूटी है वहां पर, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो या फिर एसपी हो, ये सारे ऑफिसर्स अगर हैं और जिम्मेदार हैं, नेग्लिजेंसी दिखाते, तो उनके ऊपर लीगल तरीके से मुकदमा चलेगा, सस्पेंशन नहीं। सस्पेंशन से काम नहीं चलेगा। आखिरी रिएक्शन हम भाई से लेंगे। सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, भीख मांगी थी उन्होंने चिता देने के लिए शहीद, और आखिरी बारी सुरक्षा की मांग।
जी हाँ, सुरक्षा की तो मांग है, क्योंकि हमें अब डर तो अभी जब पहले भी था, अब भी है, अब तो ज़्यादा रहेगा, क्योंकि अब आप लोग चले जाएंगे, मैं डर तो रहेगा। क्यों अब इसलिए चाहते हैं हम लोग यहाँ से कोई अपने सेफ जगह पर पहुँचे तो सही रहेगा। हम सेफ जगह, अब इनके लिए इनका गांव, इनका घर सुरक्षित नहीं रह गया, क्योंकि इन्होंने कोई अपराध नहीं किया। एक विभत्स घटना घटी है जिसका शिकार उनकी बेटी हुई है और अब उसकी सजा इनको भुगतनी पड़ेगी। सईद, बिल्कुल मौसमी, अफसोस होता है, वे घर की बेटी चले गई, उसके साथ सामूहिक बलात्कार होता है, उसकी गर्दन तोड़ दी जाती है, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है, उसे बुरी तरह से मारा पीटा जाता है, उसको जला दिया जाता है। आज तक पर पीड़ित परिवार का बयान, बड़ा बयान आया है कि हमें डर लग रहा है, और यह बयान दिया है पीड़ित परिवार ने कि आपके जाने के बाद क्या होगा, हम इस गांव में सुरक्षित नहीं हैं, हम कहीं और चले जाएंगे। ये उस बच्ची के घर वालों ने बयान दिया है। मौसमी और बताइए, और क्या बात हो सकती है आपकी उन लोगों से जो वहां पर मौजूद हैं? अगर जाएंगे तो कहां जाएंगे, किस तरह का डर लगता है? जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? अपने घर को छोड़ के, अपने आंगन को छोड़ के और अपनी बिटिया की यादों को छोड़ के, भाभी, माँ, भाई, पूरा परिवार, उनकी आंखों में अपनी बेटी के लिए एक सपना था, आज वो सपना चकनाचूर हो गया। और उस सपने को चकनाचूर होते हुए तो देखा उन्होंने, उसके बाद इनके साथ जो इनका तिरस्कार हुआ है, लगातार जिस तरह के बयान दिए गए हैं, जिस तरह का व्यवहार किया गया है, ऐसा लगता है कि इंसानियत कहीं मर गई है। सईद, आइए इन्हीं लोग से पूछते हैं, आप ही से पूछते हैं कि जो प्रशासन जो लगातार नेताओं का रेला लगा रहा, एक के बाद एक तमाम नेता आए, आपको लगता है सब अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं? दीदी, एक बात ऐसी पूछ रही हूँ मैं कि जब 15 दिन से वो क्या बेटी की दिशा करी उन लोगों ने, और 15 दिन से इन माँ बाप ने, माँ ने जो बेटी को जन्म दिया और बाप ने उनको पाला, कैसे 200 रुपया की मेहनत करके बच्ची को जन्म देके और पाला उसने, और वो क्या बेटी की 15 दिन तक वो क्या दिशा वही बाप और माँ के संग और भाई के साथ देख कर, और उस लास्ट टाइम बच्ची को देखने नहीं मिला, तो बाप पे, पिताजी पे, उनके पे बात नहीं बन रही है, क्योंकि वो बोल नहीं पा रहे कुछ। वो क्या बोले, वो इतने दुखी में बैठे हैं, खाना नहीं खा रहे, पानी नहीं पी रहे, हम उनको कैसे कैसे संभाल रहे हैं वो हमें ही पता है, हमें उनकी बहन है। उनकी बहन है, कुछ खा नहीं पा रहे हैं, कुछ होश भी नहीं है। और दरअसल उस पिता का दर्द समझिए आप, वो पिता जो लगातार हर दिन हर पल अपनी बिटिया के बारे में सोचता है, वो बिटिया जिसकी अस्मियता तार तार हो गई, और आज तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या कभी आप अपने आप को माफ कर पाएंगे? अपने आप को आप क्या गुनाहगार समझते हैं? मेरे तो बोलने की हिम्मत ही ना है, बोलने के बेटी के संग में जैसा करो का है। अब मैं क्या बयां करूं, जो कि बेटी ने आज कम से कम 15 दिन जिंदगी और मौत से बहुत बड़ा संघर्ष करूँ, क्योंकि उसकी ऐसी हालत कर दी, उसकी मैं क्या बयां कर सकता हूँ। क्या जब वो जूझ रही थी जिंदगी और मौत के बीच, तो आपसे बात करती थी, कुछ बात कर पाई थी, कुछ बोला था कि बप्पा क्या बोला था उन्होंने? इंसाफ की बात की थी? रोइए मत, देखिए आप रोइए मत, पूरा देश आपके साथ खड़ा है और हम लोग बोल के गई है कि इंसाफ दिलाना पापा मुझे, मैं चाहे रहूं चाहे न रहूं। अब ये सरकार के या उनके हाथ में कि हमें कैसा न्याय मिले, बेटी को कैसा न्याय मिले। देखिए उस भाई को जिसके हाथ में वो राखी बांधती थी, वो भाई आज अपनी बेटी, अपनी बहन को नहीं बचा पाया, और उसके बाद से जो उसको संघर्ष लड़ना पड़ रहा है, पूरे अपने परिवार को एकजुट रखा है ये भाई। मौसमी, आप क्या कहेंगे भैया, क्योंकि आप रहे थे उसके साथ अस्पताल तक जी। सईद, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, आप बात करते रहिए, ये भी पूछ लीजिए। दरअसल इन लोगों का दर्द इतना है नहीं, कि बार-बार सामने आता है, समझते हैं, और उनके आंसू सबके बह रहे हैं। मौसमी, बड़ा मुश्किल है आपके लिए भी, उन लोगों के लिए भी।
योगी आदित्यनाथ ने फ़ोन पर बात की थी जिस दिन इनकी बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया गया। हम ये नहीं कहेंगे कि चिता में आग लगा दी गई, अंतिम संस्कार ही कहेंगे उससे। हालांकि ये लोग नहीं मान रहे हैं। योगी आदित्यनाथ यूपी के चीफ मिनिस्टर ने इनसे बात की थी। क्या बात हुई थी? पुलिस पर कार्रवाई की कोई बात हुई थी? कोई आश्वासन मिल पाया था? मौसमी, पूछ लीजिए। जी देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है उन्होंने आपसे बात की थी। कुछ बात हुई थी? किससे बात हुई थी? आपसे बात हुई थी? क्या कह रहे थे वो, और क्या आपको आश्वासन कुछ मिल पाया? आश्वासन दे रहे थे, मुख्यमंत्री जी बोल रहे कि आप चिंता न करें और आपकी जितने भी आरोपी हैं उनको मतलब इसमें मतलब बिल्कुल कतई वो बर्दाश्त नहीं है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हाँ, उन्हें आश्वासन दिया। क्या आप उस आश्वासन से संतुष्ट हैं? आश्वासन तो जब संतुष्ट होंगे जबकि हमें उस चीज को न्याय मिलेगा। अगर पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद रहते हैं, प्रशासन रहता है, तो क्या आपको विश्वास है कि आप सुरक्षित हैं, या आपको लगता है कि प्रशासन आपको सुरक्षा मुहैया नहीं करा पाए? ये तो सरकार के ऊपर है, जैसे कहा कहते हैं हम लोग सुरक्षित रहेंगे या नहीं रहेंगे ये तो कोई पता नहीं चल रहा है। सरकार के भरोसे छोड़ दिया आपने। मौसमी, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, दायित्व बनता है कि इनकी सुरक्षा के लिए वो पुख्ता इंतजाम करे शहीद, और हमारी भी यही कोशिश है इनकी आवाज उठाने से कि इनको इंसाफ मिले। यहाँ पे आप देखिए जो ये महिलाएं हैं, घर की महिलाएं, इन्होंने कई दिनों तक खाना नहीं खाया। जी हाँ, आप दिखाते रहिए। ये भी पूछ लीजिए, तस्वीरें दिखाते हुए मौसमी। उत्तर प्रदेश के होम सेक्रेटरी अवनीश अवस्थी पहुंचे थे, डीजीपी गए थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद बात कर चुके हैं। मतलब इतने बड़े बड़े लोग अगर इन्हें आश्वासन दे रहे हैं तो इन्हें भरोसा क्यों नहीं हो पा रहा? डिस्टर्बेंस हो रहा है यहाँ पे। वो ये बड़ा सवाल है सही जो आप पूछ रहे हैं कि लगातार यहाँ पे आपको अधिकारी मिलने आए थे उत्तर प्रदेश के, सुबह आए थे मिलने के लिए डीजीपी पुलिस के, और अवनीश अवस्थी भी आए थे। क्या कह के गए आपको? क्योंकि यहाँ पे बैठे हुए थे आंगन में, आप लोग से बात कर रहे हैं। वही एक विश्वास दिला जाते हैं कि सब कुछ ठीक होगा, आप कहोगे वैसा ही होगा। आपको विश्वास होता है? विश्वास ही तो नहीं हो रहा है। कैसे विश्वास है जब हमारी लड़की की मट्टी नहीं दिखाई तो हमें तो कैसे विश्वास होना है? कैसे विश्वास करें? डीएम का आपको लगता है कि जो डीएम है और जो बाकी अधिकारी जो इसमें थे आरोपी है, आपको लगता है कि क्या वो आरोपी हैं जिस तरह से उन्होंने अंतिम संस्कार किया? आरोपी जब भी किया है उन्होंने मेरी लड़की के साथ, और क्या। जब आप बिटिया से आखिरी बार कब मिली थी? अस्पताल में मिली थी? क्या बात हुई थी आपकी? क्या उन्होंने आपसे कहा? मम्मी मुझे जल्दी ले चल, मैं ठीक हो जाऊंगी। मैंने अभी ना, मेरी पैरें तब तू खड़ी ना हो पाते, बेटा ठीक है जाएंगे तब तो। मम्मी मैं घर ठीक हो जाऊंगी, तुम मुझे ले चल, घर ले चल। क्या कह रही मम्मी? दवा ठीक नहीं दे रही ना जो कही मम्मी तुम घर ले चले, घर ले चल। हाँ मेरे बेटा तेरे पैर ना उठ रहे, पैर नहीं उठ पा रहे? नहीं बाकी पैर नहीं उठवा रहे, नारी ना उठ पा रही करके चमचिया से पानी डालते और चाय डालते चमचिया आते, लीन नहीं पाती गले से, खा नहीं पा रही। क्या सबसे ज्यादा पसंद था खाने में उनको जो आप अपने हाथ से खिलाते थे, अपने आप बनाते थे? यही दाल है, आलू है, यही सब चीज खाते। पढ़ना चाहती थी वो? क्या करना चाहती थी आगे? तो जेगा पढ़ी लिखी थोड़ी नहीं थी। कहाँ चंदपा स्कूल है, सब बचपनती नहीं भेजे चुके। गांव का ऐसा रवैया खराब है, जब गांव का ऐसा रवैया खराब है कि कोई नहीं बच्ची पढ़ी लिखी, दूर स्कूल है इसीलिए नहीं। यहाँ पे स्कूल में नहीं जाती बच्चियाँ? पढ़ने नहीं गई थी? क्यों? आपको लगता था गांव का रवैया खराब है? क्यों? कैसा ही लगा तो कहीं लड़की बच्ची है जे क्या होगा बीच में गैला में दूर है चंदपा यहाँ से, इसीलिए बच्चियों को पढ़ाया नहीं।
आपने बच्चियों को पढ़ाया नहीं स्कूल? नहीं। सुरक्षा का चिंता था। हाँ, किसी से लड़ना ना हो जाए किसी से। आपके साथ खेत में हाथ बटाने जरूर जाती थी वो, मेहनत करती थी? हाँ, मेहनत करती मेरी लड़की, घर पे काम करती, हमारे साथ ही रहती, आपके साथ ही रहती थी? सोती मेरे साथ, जाना तो गए, मुझे नींद नहीं आती। परेशान मत होइए आप। मम्मी तो नींद ना आते मेरी संगी सोती, आपके संग सोती? खाना भी आपको रोटी खिलाती? वो इकट्ठे बैठ के यहाँ पे खाते, यहीं पे इकट्ठे बैठ के खाते? सारे लोग खाते। क्या बिगाड़ा था उसने किसी का भी? वो बिटिया जो अपने माँ बाप का सहारा थी, खाना बनाती थी, उनकी देख रेख करती थी, संग उनके हर चीज करती थी, और पूरे दिन खेत में मेहनत भी करती थी आपके साथ? करती हमारे साथ, खाना बनाती, घर का सारा काम करती, सब्जी बनाएगी, तोरे की सब्जी बनाई, आटा गूंद के रखी गई। तो भाभी क्या कहते हैं, अगर ललित सो जाता तो तुम कर लियो ना, मैं हवाला आ रही, मैं डाल लूंगी रोटी। उसी दिन खाना बना के गई थी? आटा गूंद के रखी गई, मैं आके अगर लली क्या कहते सो जाए ना, सो जाए लली तो कर लेना, नहीं मैं आके बना लूंगी, जो कह के गई भाभी से। क्या बुलाती थी आप प्यार से उसको? भोटा बोलते, प्यार से भोटा बोलते, नहीं मनीषा। क्या आप कह रहे थे? चाय बना के गई थी आप? हाँ नहीं, हाँ चाय पिला के गई, पर ने अपने आप चाय नहीं पी, बाद में कुछ भी नहीं। जाती थी वो, उससे बोलते थे ना चाय, भाइयों का ख्याल रखती थी? सबका ख्याल रखती थी। अब उसको बोलते ना पहले चाय वाय पी ले, उसके बाद ना पहले काम करती थी, उस खाना पीना बाद में, पहले काम करती थी। और सबसे ज्यादा कहते हैं बिटिया को चिंता पिता की होती। मौसमी आपकी चिंता थी उसको? ज्यादा चिंता है। तबीयत भी कल बिगड़ गई। हाँ, मौसमी जब थोड़े से मैं बोलता तो बेटा थोड़ा पानी लेके आएंगे, तो पानी लेके आते। मौसमी एक बात करते रहिए, लेकिन एक चीज और पूछ लीजिए मौसमी। योगी आदित्यनाथ ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है, वो हो ही जाएगा। परिवार का क्या स्टैंड है, क्या चाहता है परिवार? और नार्को टेस्ट के लिए भी परिवार मना कर रहा है। क्यों परिवार ऐसा कर रहा है? और एक और अजीब सी बात है मौसमी, बड़ा दुख होता है, तकलीफ होती है। हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां अपनी बच्ची को घर से बाहर इसलिए नहीं जाने देते कि अगर वो स्कूल जाएगी तो गुंडे बदमाश तंग करेंगे, उसे उठा लिया जाएगा। बड़ा अफसोस होता है। दो चीज़ प्लीज़ पूछिए, नार्को और सीबीआई जांच की बात। अफसोस जी, बहुत अफसोस होता है सईद, क्योंकि ये वो भारत है जिसकी तस्वीर कोई नहीं दिखाना चाहता, ना देखना चाहता है। तमाम शहरों की चकाचौंध में ये वाला भारत जो है कहीं गुम है। वो बेटियां जो डर के मारे उनके परिवार उनको स्कूल नहीं भेजते हैं। खैर में हम पूछते हैं इनसे, बाबा ये बताइए, सीबीआई जांच आप समझते हैं? एक एजेंसी है केंद्र की जो सीबीआई जांच करती है, बहुत बड़ी एजेंसी मानी जाती है। आपसे तमाम पत्रकार सीबीआई जांच पूछ रहे हैं, मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि वो एजेंसी सरकार की सबसे बड़ी एजेंसी है। कोई बड़ा केस होता है या कोई कॉम्प्लिकेटेड केस होता है तो उसकी जांच करती है। क्या आप संतुष्ट हैं कि आपको लगता है कि कोर्ट की जांच की निगरानी के तहत होना चाहिए? क्योंकि आप लगातार ये कह रहे हैं कि कोर्ट जांच करे, तो क्या आप सीबीआई जांच से संतुष्ट नहीं है? क्योंकि योगी सरकार ने ऐलान किया है कि इसकी जांच सीबीआई द्वारा कराई जाए। दिल्ली से टीम आ सकती है, सीबीआई की टीम होती है लखनऊ में भी, केंद्र की एजेंसी। क्या कहना चाहेंगे? नहीं संतुष्ट है। नहीं संतुष्ट। नार्को जांच की मांग क्यों कर रहे हैं? नार्को कोर्ट की जांच की मांग। अच्छा, दूसरा एक कह रहे हैं नार्को टेस्ट होगा। नार्को टेस्ट का मतलब है कि एक टेस्ट होता है जिसमें आपसे कई सवाल पूछे जाते हैं। ऐसे तो जो आरोपी होते हैं उनकी जांच होती है, पर कहा गया है कि सबकी जांच होगी। जो पीड़िता परिवार है उससे भी पूछा जाएगा कि क्या सच है क्या झूठ है।
तो उसमें आपसे सवाल पूछे जाएंगे और वो देखेंगे कि आप सच बोल रहे हैं कि झूठ। भाभी से पूछेंगे, क्योंकि भाभी आपने कहा था कि हम नार्को टेस्ट कोई टेस्ट नहीं कराएंगे, तो इसमें आपसे पूछे जाएंगे 20-30 सवाल कि आप सच बोल रही हैं, झूठ बोल रही हैं। एक मशीन होगी जो जांचेगी कि आप सच बोल रही हैं, झूठ बोल रही हैं। क्या आप लोग, आपका परिवार तैयार है इस तरह के टेस्ट के लिए? इससे पहले कभी पीड़ित परिवार का हुआ है? अगर हुआ होगा तो हम लोग भी सोच लेंगे। आपको लगता है ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आप लोग पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, इसलिए आप लोग को जानबूझ के इस तरह की बातें जा रहा है, घुमा घुमा के हम लोगों को फंसाने की सब कुछ किया जा रहा है। जी मैम, मेरा ये मानना है, प्राइमरी एविडेंस के तौर पर जब पीड़िता का डाइंग डिक्लेरेशन है तो आपको क्या लगता है कि उसके बाद हमें अदर एविडेंस की जरूरत है या नार्को टेस्ट की जरूरत है? आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? हाँ, बहन हूँ मैं। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जब डाइंग डिक्लेरेशन है कि मरते समय जो पीड़िता जो बताकर गई है कि आपको उस पर विश्वास नहीं है, आपको उस पर शक है, कि आपको लग रहा है कि वो झूठ बोला जा रहा है, या आप उसको नजरअंदाज कर रहे हैं और इसके अलावा बाकी की और कार्रवाई करना चाह रहे हैं। ये बड़ा सवाल है, पूछ रहे हैं कि क्या जो डाइंग डिक्लेरेशन है उस पर आपको विश्वास नहीं है। उनकी भाभी ने कहा कि सिर्फ परिवार को फंसाने की कोशिश हो रही है, घुमा फिरा के सईद, और किसी भी पीड़ित परिवार का क्या कभी नार्को टेस्ट हुआ है? क्योंकि आप सोच लीजिए, ये बेहद शोषित वर्ग से आते हैं, बेहद गरीब परिवार है, दिन की रोटी भी मयसर हो जाए तो बड़ी बात होती है, और यहाँ पे उनको बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं। सवाल यही है कि क्या अगर दिल्ली के हाई प्रोफाइल इलाके में कुछ इस तरह का केस होता तो क्या ये सवाल आता, ये बात उठती? इनको लगता है कि नार्को टेस्ट होना चाहिए पीड़िता के परिवार का, ये बड़ा सवाल है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये परिवार बिल्कुल परेशानी में है। रात के अंधेरे में भी इनके लिए अंधेरा है और सुबह के उजियारे में भी अंधेरा है। ये रात बहुत घनी है और इससे अंधियारा छटता नजर नहीं आ रहा है। सईद, बिल्कुल ठीक कह रही हैं मौसमी आप। इस परिवार के लिए तो अब अंधेरा ही अंधेरा है। उनकी बिटिया चले गई है, आप वहाँ पर मौजूद ज़रूर हैं, लोग राजनेता आ ज़रूर रहे हैं, गले भी लगा रहे हैं, दर्द भी बांट रहे हैं, लेकिन इनका दर्द यही महसूस कर सकते हैं, यही समझ सकते हैं हम लोग। मौसमी उसके आसपास भी नहीं पहुँच सकते। लेकिन मौसमी, ये बड़ी अजीब सी बात नहीं लगती है कि एक बच्ची चले गई, उसके साथ गैंगरेप होता है, खुद कहती है, उसे मारा पीटा जाता है बुरी तरह से, उसकी जान चले जाती है। अब जांच किस बात की? सीबीआई क्या जांच करेगी मौसमी? क्या सीबीआई इस बात की जांच करेगी कि उसके शव को आग क्यों लगा दी गई? क्या सीबीआई अब ये जांच करेगी कि वो जो 3-4 आरोपी पकड़े गए हैं वो आरोपी नहीं हैं? इस परिवार के लिए तो इतना काफी है ना कि उस बच्ची नाम बता कर गई, परिवार ने नाम बता दिया कि ये आरोपी हैं, इन लोगों ने रेप किया है, इन लोगों ने हत्या की है। जांच किस बात की मौसमी? सिंघल को बुला के बोलो। बिल्कुल सईद, आपने बहुत बड़ा सवाल किया है, और जैसे कि पीड़ित परिवार भी कह रहा है कि एक आखिरी झलक भी हम बिटिया की नहीं देख पाए। सीबीआई आएगी, तमाम जांच करेगी कि क्या हुआ। भाभी से पूछते हैं, क्या भाभी जी आपको लगता है कि सीबीआई ये तो जांच नहीं करेगी कि कैसे आप लोग के साथ नाइंसाफी हुई, अपनी बिटिया की आप आखिरी झलक नहीं देख पाए? ये तो कोई भी इसका हिसाब नहीं कर पाएगा आपके लिए। तबीयत ज्यादा ठीक नहीं है, आप बताइए। मैम, मेरा ये कहना है, इसका सबसे दुखद पहलू ये है कि सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी अपराधियों को सजा दिलाने की पूरी, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उल्टा हो रहा है। सरकार और पूरा सिस्टम अपराधियों को बचाते हुए उनको प्रोटेक्ट कर रहा है और पीड़ितों पर और दबाव बनाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है पीड़ितों को और पीड़ित किया जा रहा है, तो ये बहुत सबसे बड़ा दुखद पहलू है। तो ऐसे में हम कैसे उम्मीद करें कि बाकी में हमें सच्चा न्याय मिल पाएगा? सच्चा न्याय कैसे मिल पाएगा? परिवार को भी सईद लगातार ये लग रहा है। आपसे पूछेंगे, बाबा आप ये बताइए कि लगातार जांच की बात हो रही है, जांच तो होगी, पर क्या इस बात का हिसाब हो पाएगा जो नाइंसाफी आप लोग के साथ हुई है? जिस तरह से आपकी बिटिया का अंतिम संस्कार किया गया और आपको एक झलक तक देखने को नहीं मिली, जिस तरह से आके डीएम ने अभद्रता की, क्या उसका हिसाब हो पाएगा? मालूम ना है कि जाने कैसा हिसाब हो, वो कोई पता ना चल रही
क्या बताऊं मैं, हमारी तो कोई समझ में ना आ रही कहानी। जो प्रशासन का रवैया था, क्या अभी आप लोग के जो 3-4 परिवार हैं शोषित वर्ग के, भय का वातावरण? अब डर तो है ही है मैडम, जो बाहर निकलना ही जा, किधर नहीं जा रहा, वो तो डर तो है ही है। अब क्या करें, किधर जाए, कैसे खाएं पिए, बताओ। बस अब यही है, वो क्या, डर तो है ही है अब ना। आइए आपको दिखाते हैं शकील, हम कहेंगे आपको कि आप थोड़ा सा कैमरा ट्राइपॉड से निकालें और हम आपको दिखाते हैं सईद, यहाँ पे परिवार लगातार, उनको मातम करने का भी मौका नहीं मिला है। ये उनका घर है और अगर आप घर में झांक लें तो एक गरीब परिवार जो लगातार दिन रात मेहनत करके किस तरह से अपनी रोजी रोटी कमाता है, एक गरीब परिवार, भगवान की तस्वीरें लगी हैं क्योंकि इनको भगवान पर भरोसा था कि इनके संकट मोचक कोई ऐसी आंच आने नहीं देंगे कि उनको आज ये दिन देखना पड़ेगा। बाहर भी आए तो अमूमन आप देखिए, ना कोई नाम है ना कोई शोहरत है, एक परिवार के घर में यही साज सज्जा का सामान है और सबसे अच्छा और सबसे जो इनका कीमती गहना था वो इनकी बिटिया थी। वो बिटिया जो चली गई, रह गया तो ये नेताओं का रेला, रह गया तो प्रशासन का आश्वासन और प्रशासन की धमकियां। पर इस पूरे स्याह अंधेरे में भी आज तक, एक मिनट अगर आप लाइट बंद करेंगे तो सिर्फ कैमरे की लाइट दिखती है, कभी कभी बिजली आती है, दिन भर बिजली भी नहीं आती। आपको दिखाते हैं कि वो चूल्हा जो ऐसे ही सुनसान पड़ा हुआ है, आखिरी बार आटा मार के और खाना बना के गई थी बिटिया, उसके बाद ना तो खुद खाने वापस आई और ना ऐसा मौका लगा कि अपनी बिटिया के साथ वो लोग इस आंगन में बैठ के बात कर सकें और उसके साथ हंस सकें। उसके बाद से यह आंगन भी अब सुनसान और सूना है और इस परिवार के लिए ये सूर्यास्त, ये रात इतनी लंबी है जिसकी कोई सवेरे नहीं। सईद, मौसमी ठीक कह रही हैं, विडंबना है कि जिस परिवार के